बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को प्रोग्राम में हम वेलकम करते हैं। प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो आर्मी चीफ की तैनाती के अमल से हम शुरू करेंगे कि ये एक कानूनी अमल है और जिसे हर सूरत अपने अंजाम को पहुंचना है, मगर इस अमल को जो कि कानूनी रास्ते के जरिए आगे जाएगा, इस कदर पेचीदा कौन और क्यों बना रहा है, इस सवाल के ऊपर, मगर इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के हवाले से तहरीक इंसाफ का हजारों खैमों पर मुश्तमिल उन्होंने ऐलान किया है कि जी एक बस्ती हम कायम करेंगे रावलपिंडी में और मरी रोड फैजाबाद के ऊपर, और बिल्कुल ये एक ऐसा ही तासुर होगा कि एक नया शहर बसा दिया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। देखना ये कि क्या ये जो आज़ादी मार्च है, ये लॉन्ग मार्च है, ये धरने में तब्दील हो रहा है, इसके नुकसानात और फवायद और इसका किसको फायदा पहुंच रहा है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी आमिर साहब से। नैब कानून में जब तरामीम की बात करेंगे तो आमदन से ज्यादा ससाजात के हवाले से हम बात करेंगे, और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका बड़ा तफसीली आमिर मतीन साहब से तजिया लेंगे। क्या इसाक डार साहब को भी सादिक और अमीन करार दे दिया गया? ये वो चंद सवालात हैं जिन पर आज का प्रोग्राम मुकाबिल मुश्तमिल होगा, मगर इन चंद सवालों पे बड़ा ही तफसील के साथ आमिर मतीन साहब का तजिया होगा। सबसे पहले आमिर साहब, डेफिनेटली हर कोई कान लगाकर बैठा हुआ है कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, उनके क्या असरात मुरतब होंगे, ये एक अलग बहस है। ये वाकई कोई फड्डा है, कोई झगड़ा है, कोई तनाज़ा है, या बना दिया गया है? भाई हम तो इस पे नॉर्मली तो आप इल्ज़ाम देते हैं मीडिया के ऊपर कि इनकी सनसनी फैलाई हुई है, मगर ये इब्हाम गवर्नमेंट ने फैलाया है। आप देखें मुतज़ाद किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं। जब ये खुद बिलावल भुट्टो साहब कहें कि सदर साहब ने ना किया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बाद इसाक डार साहब जाके सदर अलवी साहब से मिलते हैं, उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह वो ये कह देते हैं कि जी समरी अगर ना आई तो प्राइम मिनिस्टर खुद ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो वैसे मैं अर्ज़ करना चाहूँ कि लास्ट टाइम इन्होंने जो मुशर्रफ की दफ़ा यही किया था कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब की जो है ना बगैर समरी के ही डिफेंस सेक्रेटरी के ही जो है ना वो लाल कुर्ती से लगवा के फुल जो है ना वो लगा दिए थे, और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से, तो वो किया था। और फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ने इसके ऊपर ये कोई सवाल किया आसफा शराजी ने उनसे, तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि अगर समरी ना आई तो ये बड़ा गैर कानूनी होगा और ये पेचीदा होगा और कन्फ्यूजन होगा। मगर इस बात के इम्कान को कि समरी ना आने की बात ये इनके वज़रा, साबिक वज़ीर आज़म, ये लोग कर रहे हैं, उससे ये शक पड़ता है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो मज़ाहका खेज मैं समझता हूँ रोल है ना, वो ख्वाजा आसिफ साहब का है। ख्वाजा आसिफ साहब ज़ाहिर है वज़ीर दफ़ा हैं, और वो उनकी 6 मुतज़ाद किस्म की स्टेटमेंट्स आ जाएगी। कभी वो कहते थे कि जी 23 को आएगी, कभी कहते हैं कि 21 को आएगी, 22 को आएगी, उनकी ये डेट्स बदलती रहती हैं। अब लेटेस्ट उन्होंने ये कहा है कि 24 की रात को जाना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने टर्की, तो ये मामला उससे पहले ही निपटाना है। राज आसिफ जरदारी साहब जाके मिले भी हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो ये, मगर सबसे जो उस पर मज़ाहका खेज बात है उन्होंने ये की कि उम्मीद है कि 2-1 दिन में समरी आ जाएगी। वो मज़ाहका खेज इसलिए है कि समरी को भिजवाने का जो जिम्मेदारी है वो उनकी अपनी मिनिस्ट्री की है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने समरी भिजवानी होती है, और ये इसका तरीकाकार ये है कि ऑफ कोर्स जो है GHQ से रिकमेंडेशंस आ जाती हैं कि सीनियरिटी लिस्ट भेज देते हैं कि ये लोग हैं सीनियरिटी में, ये इनके डोसियर्स भी साथ आते हैं कि ये इनकी काबिलियतें हैं। आप उनकी बेसिस के ऊपर जो है ना डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, अच्छा समरी जो बनाई जाती है सीन एंड साइन बाय वो सेक्रेटरी डिफेंस होते हैं, ठीक है, मगर उसके आखिर में ये लिखते हैं कि ये समरी को वजीर दफा ने देखा है, सीन एंड साइंड एंड एग्रीड विद इट, उन्होंने देखा भी है और इससे वो मानते भी हैं, इसके इख्तलाफ उनका कोई नहीं है। अगर वजीर का इख्तलाफ हो तो समरी में ये मेंशन्ड होता है कि उन्होंने ये देखी है मगर उन्होंने इससे एग्री नहीं किया, इसके साथ इख्तलाफ है उनका, मगर एग्री नहीं किया, ये लिखा जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर को भेज देते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर की आगे डिस्कशन है कि वो क्या फैसला करते हैं। अब ये जब वजीर दफ़ा खुद कह रहे हैं कि जी उम्मीद है कि वो 2-1 दिन में आए, भाई समरी आपकी वजारत से आनी है, आपको तो एग्जैक्टली पता होगा कि आपने कब भेजनी है, तो ये किस लिए, इसकी वजह से बाम भी है, मैंने कहा हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि ये वजीर दिफा जब इस तरह की बातें करेंगे तो वो फिर वो आप और मैं तो फिर सनसनी तो आ ही जाएगी, कंट्रोवर्शियल तो ऑलरेडी हो गया। साथ में
उसके अंदर एक जो कंफ्यूजन जो सदर साहब की वजह से आ रहा है कि बार बार ये उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि शायद उसके अंदर ये इम्कान के मुतल्लिक बहस हो रही है मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे कि इन मुतज़ाद बयानात की वजह से कि शायद वो सीनियरिटी लिस्ट में, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनका मसला है कि वो 27 को रिटायर होते हैं, 2 दिन पहले रिटायर होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी इख्तियार है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो कि आप समझ ना सिविल के अंदर 22वें ग्रेड के मुतबादिल होते हैं, तो उनको अगर एक्सटेंशन देनी हो तो वो प्राइम मिनिस्टर दे सकता है। अगर उनको देनी थी सीनियरिटी लिस्ट में, फॉर एग्जांपल अगर उनका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा, शायद इस पे फड्डा हो सकता है, तो वो इन्होंने क्यों नहीं दी एक्सटेंशन। आगे शुजा पाशा साहब को ऐसे ही चीफ थे, एक्सटेंशन दी गई, और भी बेताशा दफ़ा काफ़ी लेफ्टिनेंट जनरल्स को एक्सटेंशंस दी गई काफ़ी दफ़ा, तो वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। तो ये इस मसले का हल बड़ी, अगर ये था मसला या ये इस पे बात अड़ी हुई है, तो इस मसले का हल पहले हो सकता था। वो अभी तक इतनी डिले क्यों की गई और अब भी किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, तो उसकी वजह से ये बहाम है, तो उसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी भी सारी बन गई। और जाहिर है ये एक हसास टॉपिक है और पाकिस्तान में ये हमेशा एक बड़ा ही इसके इर्द गिर्द सियासत घूमती रही है। आप देखिए बेनज़ीर की दौर में जो फड्डा सरोई साहब की अपॉइंटमेंट से ही शुरू हो गया था, और उसके बाद फिर जो है ये वाला कहना, अब कुछ गवर्नमेंट के PMLN के लोग हैं ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी नहीं हमारा तो कभी फड्डा ही नहीं था हुआ आर्मी चीफ की उस पर। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इंसान पागल हो जाता है सोच के कि ये क्या बात कर रहे हैं। इनका स्टार्टिंग आप देखें कि इनका असलम बेग साहब के साथ फड्डा हुआ, वहाँ से शुरू हुई, वहाँ से बात इनकी शुरू हुई। उसके बाद इनका आसिफ नवाज जंजुआ को इन्होंने लगाया और बाद में इनका बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, वो उनकी प्रीमेच्योरली उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जहांगीर करामत साहब आए, जहांगीर करामत के साथ भी इनका फड्डा रहा, उन्होंने कोई प्रीमेच्योरली उन्होंने रिज़ाइन करवाया। उसके बाद वहीद काकड़ साहब से ज़ाहिर उन्होंने 93 में थे उस वक्त जब वो उन्होंने बीच में काकड़ रोल प्ले किया, तो उनसे भी इनका फड्डा रहा। उसके बाद ऑफ कोर्स जनरल मुशर्रफ जो है उनके साथ भी फड्डा रहा, और उसके बाद भी जो है जनरल कियानी से रहा, जनरल रईस से। कौन सा चीफ है जिसके साथ इनका फड्डा नहीं हुआ? तो ये एक थ्रू आउट इनका एक तसलसल चल रहा है जिसके अंदर एक प्रॉब्लम रही है। इस वजह से ये कंट्रोवर्शियल रहता है, ये किस तैनाती हो जाती है, मगर क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा इस सौदे में पावर है और ये रिफॉर्म नहीं किए गए, तो पता नहीं किए जाते हैं नहीं किए जाते हैं। तो उसमें जब गवर्नमेंट इतनी गैर जिम्मेदारी से मुतजाद किस्म के बयान देगी, आपका मेरा क्या कसूर है फिर? ठीक है, तहरीक इंसाफ कितने जिम्मेदारी के बयान दे रही है, इस पे मैं बात करना चाहूंगी और वेलकम करना चाहूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी असद, आपका बहुत शुक्रिया। आप सेक्रेटरी जनरल बहुत बिजी हैं लॉन्ग मार्च के अंदर, अब तो वो धरना बन गया है। पहली तो बात ये बताएंगे, आप लॉन्ग मार्च करते करते ये धरना क्यों बन गया है? ये तो पहले से हम कह रहे थे और अभी भी हम कह रहे हैं, अभी भी किसी को ये नहीं पता हतमी तौर पर उस दिन लाएमल क्या ऐलान करेंगे इमरान खान। जहां पर आ रहे हैं हम, पूरी खेमा बस्ती बन रही है, लोगों के ठहरने का इंतजाम हो रहा है। जो भी फैसला करेंगे इमरान खान साहब उस दिन 26 तारीख को। आप ये कहें, शाहमूद कुरैशी साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि जी जो है इमरान खान साहब वो हमारे से, मुझसे और असद उमर साहब से मशवरा करते हैं। आप सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, आप कह रहे हैं कि आपसे मशवरा ही नहीं किया गया, आप इंचार्ज हैं लॉजिस्टिक्स के, इंतजामात के। जाहिर है कि हर पॉसिबिलिटी धरना देना है, लंबा ठहरना है, थोड़ा ठहरना है, उसके मुताबिक इंतजामात किए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इमरान खान इज होल्डिंग एवरीथिंग टू हिज चेस्ट, और आपको भी नहीं पता। मैंने तो ये कभी नहीं कहा कि मैंने नहीं पता। मैंने कहा आपने क्या पता, अभी कहा कि पता नहीं क्या ऐलान करने वाले हैं। ये तो उसी दिन पता चलेगा। ये मैं आपको क्यों बताऊं क्या ऐलान करने वाले? नहीं, आप ये कह सकते हैं कि मुझे पता है मगर मैं आपको नहीं बता सकता। उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं, आपने अभी कहा ऐलान करेंगे उसके लिए तैयार। देखिए ना, फिर उससे ये एक तो है कि ये फिर मैं इससे ये अखज़ करूंगा कि आप ये डिलिबरेटली जो है इस पे भाम रखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर सारी ऑप्शंस ओपन रखना चाह रहे हैं, कमिट नहीं करना चाह रहे। जी बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। सारी ऑप्शन जो है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसे है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यों ऐसा है?
अगले 4 दिन में पता नहीं क्या क्या होगा, तो हम अभी से क्यों कमेंट करके बैठ जाए? देखिए उससे हम यही सारे अखज़ कर रहे हैं फिर कि जो आपने इसके ऊपर जो कन्फ्यूजन एक फैला हुआ है ना, जाहिर है कि क्या धरना है, लंबा है, छोटा है, वो क्योंकि इस 4 दिन में तो एक ही सबसे बड़ी चीज़ होनी है, वो है आर्मी चीफ की तैनाती। और आगे ही लोग कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है कि 25-26 को ही ये फैसला आना है। अभी तो आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि 24 की शाम से पहले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने टर्की जाना है, तो ये फैसला हो जाएगा। तो आप लोग भी ये इत्तेफाकिया इसी वजह से इसकी ऑप्शंस ओपन रखते हैं कि क्या फैसला आएगा? एक तकर्री के ऊपर ये वाला आप लंबा कर देंगे धरना, दूसरी के ऊपर छोटा कर देंगे, तीसरी के ऊपर जो है वो ख़त्म कर देंगे। आपने जबरदस्त मंजर कशी की है जी। मतलब बेसिकली देखे, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो है एक इलेक्शन करवाना है इस मुल्क को इस सियासी माशी इंतजार से निकालने के लिए। हमें कोई पद से हमें क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी आर्मी चीफ बना दें, जो भी प्रोफेशनली जो बेस्ट सूटेड हो, जो मेरे को बनता बना दें उसको आर्मी चीफ। हमारा तो मेन मसला है कि इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तमाम मामला जुड़ गए हैं, तो इसलिए इस वक्त एक पोजीशन लेना इतनी अनसर्टेनिटी के अंदर पहले से मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है। ऑप्शंस क्रिएट करने वाली बात होती है, हमने ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं। जो भी चेयरमैन साहब उस दिन फैसला करेंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करने की पोजीशन में हो। पहली बात तो ये है कि ये इस तरह के का ज़्यादा डर लगता है। ज़ाहिर है लोग परेशान हैं। इस्लामाबाद अगर पिंडी बंद हो जाता है तो यहाँ से अंदर से ये बंद करेंगे, बाहर से। आप फैज़ाबाद में अब धरना हो रहा है, फाइनली क्या हुआ है? जी, हमारी जो इवेंट जो होगा उसमें लोगों की जो मोबिलाइजेशन होगी वो मरी रोड पे होगी, फैजाबाद के करीब। तो आप समझ लें मरी रोड का जो एंड है जो फैजाबाद पे जाके मिलता है उसके बिल्कुल करीब, वहां से कोई 2-3 किलोमीटर आगे जो है अवाम ने जमा होना है। लाखों बंदा आने वाला है, उसके लिए ऑब्वियसली वो तो जाहिर है ये फिर ये डिलिबरेटली है ना कि हम भी डरे रहे हैं, बाकी लोग भी, इदारे भी डर जाएं, बाकी उसमें है। ज़ाहिर हमें जो ये अखज़ हम करते हैं कि इसके पीछे, स्ट्रेटजी के पीछे ये है कि आप ये नहीं सिर्फ जा रहे कि तैनाती हो, एक पैकेज डील आए। और क्योंकि आईनी और कानूनी कोई तरीका नहीं है मौजूदा गवर्नमेंट को मजबूर करना कि वो इलेक्शन करवाएं, तो इस शो फोर्स के जरिए आप करना चाह रहे हैं। सो हम ये सही अखज़ कर रहे हैं? नहीं, देखें, पहली बात तो ये आप जो है ना, ये हुकूमत जो जाली जाली हमारे पर पर्चे काटती है उसको आमिर मतीन इतना सीरियसली ना लें। सिर्फ इस वजह से कि आज सुबह में इंसदादे दहशत गर्दी की कोर्ट में बेल करा रहा था अपनी, इसका मतलब ये नहीं कि हम दहशत गर्द हैं, तो हम किसी को खौफजदा नहीं करना चाहते। हाँ, हम अवाम का पैगाम जो है वो लाउड एंड क्लियर जरूर पहुंचाना चाहते हैं तमाम लोगों तक, और जो आवाज सारे मुल्क से आती रही है उनको हम इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि कौम आके खुद ही अपना जहन जो है वो सुनाए तमाम फैसला साजों को। पिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, जिधर भी हैं, वो सब सुने अवाम की आवाज बराह रास्त कि अवाम क्या मुतालबा कर रहे हैं। ये सरवत आपसे पूछना चाह रही है, मगर मैं एक पहले से क्विकली पूछ लूँ। अभी आपने कहा कि कोई भी आर्मी चीफ आ जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एतराज़ नहीं है। आपकी पोजीशन इस पर बदलती रही है। हम उनके तजादात की बात कर रहे हैं, मगर आपके भी बड़े तजादात रहे हैं कि पहले आपने कहा कि जनाब ये इनको इख्तियार ही नहीं है, ये जाली गवर्नमेंट है कि ये लगाएं। उस ये अब आया आपका स्टेटमेंट कि कोई भी आ जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और हमारा तो ये भी कहा गया हमारा तो इख्तियार ही नहीं है, ज़ाहिर है इनका इख्तियार है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और आप दो मुख्तलिफ चीजों को जरा सा मिक्स कर रहे हैं। देखें, आर्मी चीफ कौन लगता है उस पे हमें कोई, हमारा कोई सादा बंदा नहीं है जिसको हमने लगवाना है। जो भी प्रोफेशनली मेरिट पे जो भी बनता है वो जरूर लग जाए। इशू जो है जो लगा रहा है, क्या उसको कोई अखलाकी जमहूरी जवाज बनता है ये फैसला करने का? वो नहीं बनता। ये हुकूमत जो है ये बगैर अखलाकी जवाज के, बगैर आईनी जवाज की ये हुकूमत बनी हुई है। ये वाज़े बैरूनी मुदाखलत के जरिए हुकूमत जो है बनी है। मेरे अल्फाज नहीं है, कौमी सलामती कमेटी के अल्फाज हैं। ये जमीरों की मंडी लगा के बनाई गई है। 2/3 से ज्यादा अवाम इसको मुस्तरद करके बैठे हुए। वो इख्तियार जो उनका है उसका अखलाकी जवाब कोई नहीं है। वो बात पे हम आज भी कायम है। प्रॉब्लम उसकी नहीं है जो लग रहा है, प्रॉब्लम उसकी है जो लगा रहा है।
ठीक है। असद उमर साहब, मैं आमिर मतीन साहब के इसी सवाल को और आपके इसी जवाब को लेकर आगे बढ़ूंगी। आप लोगों की पॉलिसी अभी जो हालिया है आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर, वो आप लोगों का है स्लोगन के जी इंतजार करो और देखो, हम इसमें रुकावट नहीं बनेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। अमूमन धरनों का या जलसों का रुख इस्लामाबाद की तरफ होता है। आप लोगों ने इस दफा रावलपिंडी का इंतखाब किया है, तो क्या आप नून लीग के या मुखालिफिन या पीडीएम के इस मामले को तकवीयत दे रहे हैं कि वाकई तौर पे आप इनफैक्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपने 26 नवंबर की जो डेट है उसको सिलेक्ट किया है? असूलन तो 26 नवंबर की डेट जो हमने दी थी, तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट उससे बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अब इनसे अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा, इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो अपॉइंटमेंट जो है, ज्यादातर लोगों की में एक्सपेक्टेशन थी कि ये पहले हफ्ते में हो जाएगी नवंबर की। अच्छा, पहले हफ्ते में नहीं होती तो दूसरे हफ्ते में कर देते। तो हमारी तो वो उस वक्त 11 नवंबर को हमने यहाँ पर पहुंचना था और उसके बाद एक बाकायदा मनसूबा बंदी से इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई। उनको गोलियां लगी, जख्मी हो गए, वो डिले करनी पड़ गई हमें, वरना तो हम 11 तारीख को यहाँ पे आ रहे थे। हमारी उसका कोई आर्मी चीफ की टाइमिंग के साथ थोड़ी है, वो 11 की भी आर्मी चीफ से रिलेटेड थी और 26 की भी आर्मी चीफ से रिलेटेड है। ऐसे ही वो फजूल किस्म की बात कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि इस दफ़ा चूँकि धरना आप लोगों ने रावलपिंडी में कर रहे हैं और रावलपिंडी में ज़ाहिर है GHQ भी है, आर्मी की यूनिटें भी हैं, तो वहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता छोटा सा वाक़या भी हो जाता है, तो क्या हमें इस पे डरना चाहिए कि इस तरह का वाक़या कोई देर नहीं लगती है एक जुलूस को मॉब बनते हुए? नहीं, पहली बात तो ये होगा क्यों यार, मतलब कोई फौज के खिलाफ कोई जुलूस निकल रहा है जो ये होगा, तो पहली बात तो इसकी कोई वजह कोई नहीं है होने की। और दूसरी बात ये है कि जब लाखों का मजमा आएगा तो वो आप लाखों की गारंटी नहीं दे सकते। फर्ज करें उनकी नीयत ना भी हो, कोई शरारत हो सकती है, कोई साजिश हो जाती है। वो तो कहीं पे भी हो सकता है ना। को हम आर्मी कंटोनमेंट के अंदर तो नहीं जाके कर रहे, या कोई बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर तो नहीं कर रहे ना। सर, मरी रोड से जब ये सारे लोग इतने आएंगे, लाखों यहाँ से फैले होंगे, तो ये फैजाबाद से अगर आप लाखों तो छोड़ें, 25-30 हज़ार का मजमा भी वेस्टेज तक चला जाता है। वेस्टेज के अंदर और पिंडी में हर जगह पे ये यूनिटें फैली हुई हैं। मरी रोड के इर्द गिर्द दोनों तरफ से ये काफ़ी सारी उनकी बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म के इदारे हैं, ऑफिस हैं, यूनिटें हैं। वो स्ट्रेटेजिक इदारे तो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी है आमिर, वो तो यहाँ पे भी फैजाबाद चौक में भी है बाय द वे। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपारा में भी है, वो तो हर जगह है ना। तो कहाँ फिर हम बरतानिया जाके एहतजाज करेंगे? तो मकसद ये है कि कोई इसका कोई ताल्लुक है कोई नहीं फौज से, तो कोई खुदा ना खासा क्यों कोई पत्थर लगेगा या कुछ होगा। बहरहाल वो एक फिक्रमंदी की तो बात है, जब ये कैपिटल ब्लॉक हो रहा हो, एयरपोर्ट बंद हो रहा हो, हाँ। और सूबों में और कैपिटल के अंदर आमदोरफ्त बंद हो जाए, ये अंदर से कंटेनर लगा रहे होंगे, बाहर आपके जुलूस खड़े हुए हैं, तो ये टोटली सीज हो जाएगा इस्लामाबाद। देखिए, परेशानी तो एक्चुअली आपको इस वक्त सामने इस बात की होनी चाहिए कि, और आप जो है जो टेलीविजन पे एंकर्स जो देखते हैं मईशत को, उनमें से शायद सबसे ज्यादा मईशत को समझने वाले एंकर हैं। आपको तो परेशानी ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान की क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेट 92.5% पे पहुंचा हुआ है। आलमी मंडियां जो है वो ऐलान कर रही हैं कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया हुआ बैठा है, मईशत का फटा बैठ गया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आधी से भी कम रह गई है, हर महीने एक्सपोर्ट गिर रही हैं, हर महीने रेमिटेंसेस गिर रही हैं, तारीख की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हो रही है। ये बड़े इश्यूज हैं। ये इनकन्वीनियंस को लोगों के लिए होगी, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, जो कुछ भी है वो भी एक इनकन्वीनियंस है। मैं ये नहीं कि उसको कह रहा कि वो कोई चीज नहीं है, पर जो मुल्क के साथ सुखद हो रहा है उसके सामने ही तो कुछ भी चीज नहीं है यार। मैं आपके लिए बड़ा इजी लूज बॉल होनी थी अगर मैं ये कहता कि जी देखें साग डार का लाया गया था कि वो इन सारी चीज़ों को आके दुरुस्त कर देंगे, डॉलर जो है 200 पे ले जाएंगे और सारे ये मामला ठीक कर देंगे, और आज उनकी बरियत भी हो गई है। मगर मैं मईशत पे वो भी ये कह सकते हैं कि हमारी एक बहाना मिल जाता है कि कैसे ठीक हो, जबकि जत्थे बकौल कोट एंड कोट उनके के इस्लामाबाद के बाहर फैज़ाबाद इकट्ठे हों और मुल्क में गैर इस्तेहकामी में वो कहेंगे कि जी आपकी वजह से है। मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ कि जनाब यही PDM यही लॉन्ग मार्च करके ये कह के हम हुकूमत गिराने के लिए आए थे
और ये साल जो है कोई पुरानी बात नहीं है, ये 2021-22 की साल है और उस साल 6% ग्रोथ हुई इकोनॉमी की। उस साल 12.5% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ चल रही थी जब तक हुकूमत नहीं गिरी। उस साल एक साल में एक्सपोर्ट्स में इतना इजाफा हुआ जो मुस्लिम लीग नून और पीपीपी के 10 साल में जितना एक्सपोर्ट इजाफा नहीं हुआ था। मैं ऑन एंड ऑन मैं आपको बता सकता हूं कि इनकी लॉन्ग मार्च के बावजूद क्या हुआ था। तो ये स्टेटमेंट तो वो जरूर दे सकते हैं लेकिन उस स्टेटमेंट का सर पैर कोई नहीं होता। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने ये कहा कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता जो भी आर्मी चीफ आ जाए, आपकी नए आर्मी चीफ से क्या उम्मीदें होंगी कि वो क्या करें जिससे कि हालात की बेहतरी हो? दो चीजें, एक चीज तो जाहिर है जो आर्मी की प्रोफेशनलिज्म है उसको बरकरार रखना और बेहतर नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना। पाकिस्तान एक मुश्किल जोग्राफिया के अंदर गुजारता है तो अवलीन तो उसकी जिम्मेदारी आर्मी चीफ की है। दूसरा, ये जो पाकिस्तान की फौज का एक सियासत के अंदर किरदार पैदा हो गया ना, इसके बाहर निकलने का भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उस सियासी लीडर्स की जिम्मेदारी है अवलीन, लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर जो आर्मी चीफ आएगा उसको भी शराकतदार बनना पड़ेगा इस कॉन्वर्सेशन के अंदर कि किस तरीके से हम पाकिस्तान आर्मी जो एक मुल्क का शायद सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंस्टीट्यूशन है उसको और मजीद ताकतवर कर सकते हैं। और उसकी ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से इदारे के ऊपर भी मनफी असर पड़ता है और पाकिस्तान की जमहूरियत भी जो है वो मैच्योर नहीं हो सकती है। असद, ये फाइनली ये आपको अपनी बात में ये तजाद नहीं नजर आता कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज का सिविल उसके अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, रोल नहीं होना चाहिए, साथ में आप जब ये कहते हैं कि उनको ये सारा मामलात का हल निकालना पड़ेगा तो वो आप मुदाखलत के लिए कह भी रहे हैं और मुदाखलत के मुखालफत में भी बात कर रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल उसमें कोई वो नहीं है। हम कह रहे हैं पाकिस्तान को एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है। आपने रीसेट क्लॉक चलाना है और वो रीसेट स्टार्ट होगा एक नए इलेक्शन से, एक फ्री फेयर इलेक्शन जिसमें कहीं से किसी की सेक्टर कमांडर या उसके दफ्तर से किसी पार्टी को ये नहीं इनकरेज किया जाएगा कि आप इसके साथ में कोalition में जाएं या ना जाएं। किसी इनफरादी एमएनए को कॉल नहीं जाएगी, एमपी को कॉल नहीं जाएगी किसका टिकट लें ना लें। एक फ्रेश स्टार्ट की एक रीसेट बटन दबाने की जरूरत है। मैं फाइनली कह दिया था एक रास कि ये जो रिफॉर्म्स ही आप बात कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आप कितनी जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए चीफ को पहले दिन ही आके अनाउंस करना चाहिए कि सोच विचार करके हफ्ते बाद करना चाहिए, और ये जब तक वो नहीं करते तो ये धरना जारी रहेगा? देखिए, वो जो धरना जारी रहेगा या नहीं रहेगा वो तो एक अलग सवाल है। तहरीक जो है वो जारी रहेगी, वो तो इमरान खान ऐलान कर चुके हैं। उसकी शक्ल जो है वो इसी वक्त फौरी तौर पे एक परमानेंट धरने की तौर पे होगा या कोई और शक्ल इख्तियार करेगा, वो 26 तारीख को उसका ऐलान हो जाएगा। जहां तक फैसले की बात है, देखें जो भी चीज बनेगा वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में से हैं। वो देखते रहे सूरत हाल जो इदारे के अंदर डिस्कशन होती नहीं है पाकिस्तान की सियासी माशी सूरत हाल के ऊपर, वो उसका भी हिस्सा रहे, अहम तरीन हिस्सा रहे जो भी बनने वाला है उन सब में से। तो उनको ये नहीं है कि 6 महीने आगे लगेंगे समझने के लिए कि अच्छा क्या होना चाहिए मुल्क के अंदर। तो मेरे ख्याल में अगर फैसला करने को तैयार है तो फैसले जो हैं वो बहुत जल्द लिए जा सकते हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और आमिर साहब का तज़किया रहेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। असद उमर साहब के साथ गुफ्तगू में एक चीज तो क्लियर हो गई, आमिर साहब के लॉन्ग मार्च धरने में तब्दील हो रहा है, मगर पिंडी की हिकमत अमली क्या है वो अभी भी नहीं बता सके या बताना नहीं चाह रहे थे। अभी मुझे बताया गया है कि शायद मीडिया में कुछ हल्कों में ये खबर चल रही है कि समरी रिसीव हो गई है। बड़ी अच्छी बात है, रिसीव हो गई है, मगर ये भी क्लियर नहीं है कि ये समरी के अंदर जो है
सीनियरिटी लिस्ट में जनरल आसिम मनीर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मनीर का नाम है या नहीं है, क्योंकि ये उनकी जो एक्सटेंशन उसके लिए जो रिक्वायर्ड थी वो अभी तक उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, उसका नहीं बताया गया। तो ये अभी एक मामला इसके देखना पड़ेंगे। हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं और हम इस पर बिल्कुल भी कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहते, पहली बात। दूसरा, बिल्कुल उनकी बात से ये वाज़ेह है कि वो जो ये सारा मकसद जो धरने का और पिंडी में करने का है, वो ये अगर डर दूर कर दें कि इसका कोई ख़तरनाक पहलू नहीं हो सकता, तो उन्होंने सस्पेंस रखा हुआ है। ज़ाहिर है वो ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से कोई वहाँ पे तशद्दुद हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी इस तरह की स्ट्रेटेजिक अमलाक के ऊपर जो है कोई उनको ख़तरा हो सकता है। मगर ये कह देना कि इमरान खान बताएंगे, तो वो साथ में एक डर को भी वो गोलमोल रख रहे हैं, क्योंकि मकसद फिर फौत हो जाता है, क्योंकि सारा लेवरेज जो है इसी डर की वजह से क्रिएट किया जा रहा है। पिंडी की सिलेक्शन, फिर लॉन्ग मार्च से वहाँ पे धरना और उसका ओपन एंडेड छोड़ देना कि वो कितने दिन बैठेंगे, कैसे बैठेंगे और शहर ये बंद रहेगा। तो ये जो सस्पेंस है ज़्यादा किलिंग होता है। अगर आपको पता हो कि ये फ़लाने दिन शुरू होगा, फ़लाने दिन ख़त्म हो जाएगा, तो उससे आप उसके लिए अकॉर्डिंगली अपने आप को प्लान कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। अब ये देखें ना, एयरपोर्ट का ही रास्ता अगर बंद होता है, उनको तो छोड़े, इन्होंने ही कंटेनर से बंद कर देने हैं, जो एंटर एग्जिट सब बंद हो जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब ने एग्जिट से एंट्री पॉइंट्स कर देने के अंदर ना आ सके, तो अंदर के बाहर नहीं जा सकते, बाहर के अंदर नहीं जा सके, तो वर्चुअली जो इस्लामाबाद के अंदर कोई एयरपोर्ट से तो बंदा बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आना। बाकी ये एक्सप्रेस हाईवे आपकी होगी तो ये सारी जीटी रोड भी इधर से बंद हो जाएगी। तो ये वो जान के, मैं समझता हूँ ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि ये अगर वो क्लियर कर देंगे बहुत ज़्यादा ये पीसफुल मार्च होगा, रंगी डोरी होगा, तो फिर वो उसका इफेक्ट नहीं वो आता। वो इसका यही इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं कि डर जाओ, हमारी सुन लो, इलेक्शन की करवा लो, वरना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। मईशत के हवाले से हमेशा इमरान खान साहब बड़े फिक्रमंद रहते हैं, तहरीक इंसाफ बड़ी फिक्रमंद रहती है। असद उमर साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि अब देखना ये कि मामला एक दिन चलता है, 2 दिन या पूरा हफ्ता चलता है। पूरे एक दिन में अगर कारोबार जिंदगी बंद रहता है तो इस मुल्क को खरबों का नुकसान होता है एक दिन के अंदर। अगर आमिर साहब ये बात हफ्ते के ऊपर पहुंच गई तो हालात कहां पर है? दिवालिया होने से बचाने की ये बातें कर रहे हैं, तो फिर तो मुल्क दिवालिया की तरफ वाकई चला जाएगा। एक तो ये जो खतरात का, अंदेशों का हमें भी है कि हम हर शहरी को पाकिस्तान के ये परेशान होना चाहिए कि पिंडी की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक नौयत है कि वहाँ पे ये खतरात जो हम कह रहे हैं। दूसरा ये है कि जो आपने बात की और असद उमर ने की, बिल्कुल वो पहले ये 80% था डिफ़ॉल्ट का रिस्क, अभी वो बता रहे थे कि 92% हो गया है। तो 92% रिस्क है कि आपको डिफ़ॉल्ट पहले ही, आपको इसका मतलब है कि हमें 20-22 बिलियन डॉलर्स चाहिए हैं। वो 20-22 बिलियन डॉलर हमने मार्केट से, इंटरनेशनल से इकट्ठे करने हैं, तो हमें तो कोई कर्जा ही नहीं देगा। IMF से फिर वो उनको एतराज़ात होना शुरू हो गए हैं, खबरें आनी शुरू हो गई हैं, वो भी इस तैनाती का इंतज़ार कर रहे हैं, हालात के इस्तेहकाम आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सारी जो है मईशत ये अगर प्रलॉन्ग करती है तो ऑलरेडी जो है उसके बगैर ही जो है ना बड़े बुरे हालात है, तो ऑफ कोर्स इसके साथ ज़्यादा ये बिकम्स ग्रेवर। ठीक है, डॉक्टर साहब की बात करती हूँ, मगर जो खबरें मुख्तलिफ जगहों पर सर्कुलेट कर रही हैं नामों के हवाले से, उसमें बताया गया कि 6 नाम है, 5-6 नाम मौसूल हुए हैं। लेट्स सी उसमें कि उसका नाम सबसे ऊपर रखा है। 6 नाम में वही मैंने कहा कि ये देखना पड़ेंगे कि 6 नाम कौन से हैं। सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब की हम बात कर रहे थे। अच्छा, डॉक्टर साहब के हवाले से आपको पता होगा, खबर आ गई है, आमदन से ज़ायद जो असासों का नैब रेफरेंस था, तो अदालत ने उससे कह दिया कि जी हमारा सुनने का दायरा इख्तियार नहीं है, यानी कि वो सादे कमीन करार दे दिए गए। एनी हो, डॉक्टर साहब ने इंक्वायरी का बोल दिया है आमिर साहब कि जो चीजें लीक हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों से। जी आप क्योंकि बात यह है कि हम अवॉइड कर रहे थे कि अहमद दुरानी साहब ने जनरल बाजवा के एसेट्स के हवाले से एक स्टोरी की, हमें नहीं पता कि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने ऑथेंटिक है, इसलिए अवॉइड कर रहे थे काफ़ी लोग उस पर बात करना। मगर इसहाक डार साहब ने ये इंक्वायरी का क्या है कि जी वो चेक करेंगे कि उसके अंदर वो टैक्स रिटर्न्स के ऊपर है, वो जनरल बाजवा और उनके ख़ानदान के टैक्स रिटर्न्स के ऊपर से ये उस स्टोरी के अंदर ये है कि उनकी उसके ऊपर बेस्ड उनके एसेट्स के तखमीने लगाए गए हैं। तो इसहाक डार साहब ने उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी का ठप्पा लगा दिया, ये कह के कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे वो लीक हुई
इसका मतलब ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो ऑथेंटिक हैं। अब उनका ये कहना कि जी वो कैसे लीक हुई, तो इनका आप देखें ना, आना इसहाक डार का मिफ्ता इस्माइल के बाद और कोई उनसे गोल अचीव नहीं हो सका। डॉलर अभी भी जो है 200 का कह रहे थे लाने का, 223 रुपए का इंटरबैंक रेट है और 240-50 तक का मार्केट में जा रहा है। हवाला हुंडी हो रही है, वो उनसे नहीं हो पा रहा। बाकी भी महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही। 16-16 घंटे जो है वो गैस की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री सारी बंद हो रही है। तो इतने मगर उनकी बरियत हो गई है, उनका ज़ाती गोल। और दूसरा ये मामला, अब ये इतफाक तो नहीं है कि ये इसहाक डार साहब की मिनिस्ट्री के अंडर जो है FBI है, वहाँ से FBI से ये डॉक्यूमेंट्स चीज़ होती है। उसकी टाइमिंग देखें कि ये फैसला आजकल में होने वाला है, ये समरी आ जाई है। उससे पहले जो है चंद दिन पहले जो ये ख़बर आ जाती है ये कि, और उसके ऊपर वो फिर कहते हैं अब मैं इंक्वायरी करूंगा कि ये कैसे लीक हो गई। तो भाई साहब अपनी भी, हमें तो आप पे ऊपर शक है कि ये आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड आपके उसमें आए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जितना मर्जी कहें कि जनाब वो जनरल बाजवा साहब की भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ साहब इज्जत करते हैं, मगर ये इज्जत बड़ा रिसेंटली करना शुरू हुए हैं। कुछ देर तक वो अभी भी शायद बैंड है उनकी इज्जत अफजाई की वजह से। तो ये शक तो फिर इसहाक डार साहब पे भी होगा। शेख रशीद साहब ने भी इल्जाम इस तरफ ही लगाया कि खुद लीक करवाएं, खुद तहकीकात करा रहे। एनी हो, मालूमात लीक होने से मुतालिक मुझे याद आया कि तोशा खाना से मुतालिक जो मालूमात लीक हुई हैं बतौर अताउल्लाह तारड़ साहब के, उससे मुतालिक उन्होंने कहा था मैं कैबिनेट में चला जाऊंगा और मैं बस वो झंडे गाड़ के निकालूंगा बाहर सारी चीजें। क्या हुआ? उन्होंने दो बातें कही। पहले ही तो उन्होंने कहा कि मैं कैबिनेट डिवीजन से मैंने मंगवाए हैं। तो एक सवाल आ जाता है कि कैबिनेट डिवीजन से एक मुआवने खसूसी जो हैं वो कैसे मंगवा सकते हैं। ये तोशाखाने की इंफॉर्मेशन है जिसको मुतअद्दिद दफ़ा पार्लियामेंट में, सेनेट, नेशनल असम्बली में कहा गया कि हमें ये दें। उन्होंने ये कहा गया ये क्लासिफाइड है। अब क्लासिफाइड ये जो पहले की खबरें हैं, ये जो कह रहे थे तारड़ साहब जो है, पहली बात तो ये कि उन्होंने ये भी कहा कि मुकदमा मैं करूंगा हमारे ऊपर। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल मुकदमा करें, उसके लिए कम से कम वो डॉक्यूमेंट तो वहाँ से ले आएँ। वो डॉक्यूमेंट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बैठा हुआ है। और मैं एक माफ़ी पहले मांग लूँ थोड़ी सी कि तारड़ साहब, मैंने लिख दिया था, कल जिक्र किया था कि उनके दादा हैं रफ़ीक तारड़। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये कन्फ्यूजन है, फैला दिया कि वो उनके बेटे हैं। मैंने कहा जी अगर मुझसे ये गलती हुई, मुझे भी शक पड़ गया कि शायद मुझसे गलती हुई। अब बताया जा रहा है कि ये उनके दादा ही हैं। तो वो एक तो ये कन्फ्यूजन है। दूसरा, मैंने कुछ दिन पहले इनकी पेरेंट्स के मुतालिक एक कोई बात कर दी थी। अच्छा। इन्होंने बहुत बुरा मनाया, कंप्लेंट की कि नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे एहसास हुआ कि ये गलत है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं उनकी ये देख रहा था स्टेटमेंट, वो लोगों के अकीदे के मतलब जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि जी फलाना वो है। तो वो एक साले और नेक आदमी है, कम से कम हम तो गुनाहगार लोग हैं, उनको ख्याल करना चाहिए। और प्लीज़ हम कह रहे हैं कि तारड़ साहब ये हमें अदालत में ज़रूर लेके जाइएगा। और जब हमें लेके जाएंगे तो वो तमाम, एक तो कैबिनेट को ही लेके ज़रूर जाइएगा। ये 2009 में ये APP की मेरे पास स्टोरी है। APP गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये इसके अंदर भी है। और सेनेट की कमेटी को जो बराए कैबिनेट डिवीजन है उनको ये तोशाखाना की सारी लिस्ट प्रोवाइड की गई थी। और ये APP की स्टोरी है, मैं से ले लूँगा, सेनेट से भी आपको मिल जाएगी। और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाती है जब सेनेट के अंदर वो चीज़ पेश कर दी जाए। इसके साथ ही मुझे और आमिर मतीन साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।